क्या मैं अपने कंटेनर को एनिमेट कर सकता हूँ? मेरा जो ऐप है उसके अंदर मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। काश कुछ ऐसा विज़िट होता कि मैं अपने कंटेनर को एनिमेट कर पाता फ्लटर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी अपने कंटेनर को एनिमेट करवाना चाहते हैं? और आपको कोई एक ऐसा विज़िट चाहिए जो डायरेक्टली उसको एनिमेट कर दे, बिना ज़्यादा लॉजिक लगाए। यानी कि देखो, एनिमेशन को करने के लिए प्रीवियस क्लास में हम समझ चुके हैं कि एनिमेशन के लिए आपको एक स्टार्टिंग पोजीशन, चाहे वो किसी भी रेस्पेक्ट में आप उसको एनिमेट करवा रहे हो, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन और ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड देन फर्दर बहुत सारे तरह के जो एनिमेशंस होते हैं वो आपको फ्लटर में मिल जाते हैं। बट मेरे को बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीके से अपने कंटेनर को एनिमेट करना है। तो इस चीज को अचीव करने के लिए अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर फ्लटर प्रोवाइड करता है, या फ्लटर की जो लाइब्रेरी है उसमें आपको मिल जाएगा एनिमेटेड कंटेनर। नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस कंटेनर विल बी एनिमेटेड। अब इस चीज से ये तो क्लियर हो गया कि एनिमेटेड कंटेनर को यूज करके मैं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर एनिमेशन लगा सकता हूँ कंटेनर के ऊपर। ये सिर्फ एक तरीका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से आप कंटेनर को एनिमेट कर सकते हो। इस पूरी एनिमेशन की सीरीज में हम ऐसे कई ढेरों सारे टाइप्स ऑफ एनिमेशन देखने वाले हैं और उनको अप्लाई करने वाले हैं अपने विजेट्स के ऊपर। तो ये जो तरीका होता है एनिमेशन का, इसको हम बुलाते हैं फू एनिमेशन, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कई सारे ऐसे विजेट्स मिल जाएंगे जिनके आगे आपको एनिमेटेड लगा हुआ दिख जाएगा। जैसे कि कंटेनर को एनिमेट करवाना है तो आप फू एनिमेशन में एनिमेटेड कंटेनर ले सकते हो। देन एनिमेटेड ओपेसिटी होती है। ऐसे कई सारे लिमिटेड विजेट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें बाय डिफॉल्ट एनिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो आज उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही काम आने वाला है आपके फ्लटर एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में, जब भी आप एनिमेशन लगाना चाहेंगे। देखो, बिना एनिमेशन भी आपकी ऐप बिल्ड हो सकती है, लेकिन एनिमेशन एक अलग फील देता है, एक अलग यूआई को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, आपकी यूआई को और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है। तो उस केस में हमको हमारे ऐप में सूटेबल जगह पे सूटेबल एनिमेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उस केस में ज़्यादातर जगह आप जहाँ विजेट्स को यूज़ करते हो, वहाँ पे ज़्यादातर जगह आपको कंटेनर मिल जाता है। तो आज हम एनिमेटेड कंटेनर को सीख के हमारे एप्लीकेशन में जहाँ पे भी हमको कंटेनर के अंदर एनिमेशन लगाना है, हम आसानी से लगा पाएँगे। तो चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, जिसमें हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर चला के देखेंगे हमारे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर कि ये एनिमेशन कैसे एग्जिस्ट करता है। देखो, मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ कर रहा हूँ, उसमें एक नया प्रोजेक्ट, नया फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आप कोई सा भी आईडी यूज़ कर सकते हो, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, ठीक है। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो डिफ़ॉल्ट रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पे मैं सिंपल सा टैप करूँगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पे मेरे को फ्लटर एसडीके प्रोवाइड करना होता है और वो डिफ़ॉल्ट मेरा सेटअप है। नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे मैं दे दूँगा एनिमेटेड कंटेनर। देखो, मैं सिर्फ आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ, इसलिए एक नई प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करके उसमें ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन हम देखने वाले हैं। आपको अपने ऐप के अंदर मल्टीपल जगह इसको यूज़ करना है, तो आप उसको, इस जो चीज़ हम आज सीखने वाले हैं, उसको आप अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करोगे। आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रख सकते हो कि भाई इस तरीके से एनिमेटेड कंटेनर वर्क करता है। सो दैट कल को अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप उस प्रोजेक्ट में जाके देख सकते हो कि हाँ भाई, क्या-क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको एनिमेटेड कंटेनर के अंदर, ठीक है। ऐसे आप पूरा एक एनिमेशन का अलग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, उसमें सारे एनिमेशन के विजेट्स को आपने यूज़ किया होगा, उसके सारे कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब कर रखा होगा, जिससे कि आपको कभी भी रिक्वायर्ड हो अपने डेवलपमेंट के अंदर, आपको अगर कोई चीज़ नहीं याद आ रही तो आप अपने ही प्रोजेक्ट्स में जाके देख सकते हो कि आपने वो काम कैसे किया और आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो आप अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ मैं एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और अब हम आते हैं इसके अंदर, जो रिडंडेंट कोड है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एकदम बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है मेरे बेसिक जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था। अब हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पे एनिमेटेड कंटेनर, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक बटन भी ले लेता हूँ। बटन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि देखो, मेरे को अपने कंटेनर को किसी एक कॉल टू एक्शन के ऊपर एनिमेट करवाना होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप, हाँ, यहाँ पे टाइमर लगा सकते हो कि 2 मिनट के बाद में या 2 सेकंड के बाद में ये एनिमेशन एग्जिस्ट कर जाए, या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी इवेंट के ऊपर वो एनिमेशन को अप्लाई करवा सकते हो। जैसे कि जब भी स्क्रीन का ओरिएंटेशन चेंज हो तब आप ये एनिमेशन करवा सकते हो। जब भी स्क्रीन की साइज चेंज हो और आपका स्क्रीन साइज के ऊपर आप अपना चेंज करवाना चाहते हो डिजाइन के अंदर, तो उस केस में आप एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हो। और आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे किस तरीके से हम हमारी ऐप को यूनिवर्सल बना सकते हैं कि भाई फोन में चल रहा है तो कैसी यूआई होनी चाहिए,
अगर वेबसाइट पे चल रहा है तो कैसी होनी चाहिए, अगर डेस्कटॉप पे चल रहा है तो कैसी होनी चाहिए, और जैसे जैसे साइज चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के बेसिस पे कैसे हमको अपनी यूआई को अपडेट करना है, वहाँ पे हमको रिक्वायर्ड रहेगा मीडिया क्वेरी। ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स वहाँ पे यूज आएंगे जिससे कि आप वो यूनिवर्सल, सो दैट हम हमारी फ्लटर एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बना सके। तो उसके लिए हम कई सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। बट उस समय जब आप चेंजेस ला रहे होंगे यूआई के अंदर, तो उस केस में आप एनिमेशन को वहां लगा सकते हो। तो वहां पे आपको एक इवेंट फायर मिलेगा, मतलब वहां पे एक इवेंट फायर होगा, उस इवेंट के कॉल पे आप अपना काम करवा सकते हो एनिमेशन का। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल टू एक्शन देने के लिए एक बटन ले रहा हूँ। अब बटन के टैप पे मैं क्या करूंगा, वो एनिमेशन एग्जीक्यूट करवाऊंगा उस पर्टिकुलर कंटेनर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ मैं कंटेनर की जगह एक्चुअल में मेरे को क्या लेना है, दो चीजें लेनी है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉलम ले लेता हूँ, और यहाँ पे चिल्ड्रन होता है, और चिल्ड्रन के अंदर हम ले लेते हैं विड्थ, और यहाँ हम ले लेते हैं सबसे पहले पहला विजिट हमारा कंटेनर, और यहाँ पे विड्थ। बट एक सेकेंड, कंटेनर क्यों ले रहे हो आप? अभी हमने बात करी कि हम जब भी एनिमेशन अप्लाई करेंगे, आज वाले टॉपिक के अंदर हम एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं कंटेनर के ऊपर, तो हम एक ऐसा कंटेनर लेंगे जिसमें हम एनिमेशन बहुत ही इजीली लगा सके। तो उसके लिए आपको कंटेनर नहीं लेना है, उसके लिए आपको क्या लेना है, एनिमेटेड कंटेनर। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं एनिमेटेड करके लिखता हूँ तो इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एनिमेटेड कंटेनर, एनिमेटेड ओपेसिटी, एनिमेटेड डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल, एनिमेटेड क्रॉस फेड, एनिमेटेड अलाइन, एनिमेटेड बिल्डर, एनिमेटेड आइकन, एनिमेटेड लिस्ट एंड मैनी मोर। तो ये सारे आपके फू एनिमेशन की कैटेगरी में आते हैं, जिनको आप डायरेक्टली एज अ विजिट यूज करके इनके ऊपर एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ एनिमेटेड कंटेनर। अब जैसे ही एनिमेटेड कंटेनर आता है, तो मैंने स्टार्टिंग जो एनिमेशन की क्लास है उसमें भी मैंने आपको बताया था, जो हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था एनिमेशन के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है पहले आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको एक एनिमेशन का बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एनिमेशन क्या होता है और क्यों रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, और कितने टाइप के एनिमेशन हमको फ्लटर में मिल जाते हैं। तो पूरी कैटेगरी वाइज हमने उसको डिटेल में समझा है इस एनिमेशन वाले वीडियो के अंदर। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी एनिमेशन को एग्जिस्ट करना है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड रहेगा, एक ड्यूरेशन रिक्वायर्ड रहेगा। ड्यूरेशन यानी कि टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये चीज यहाँ से यहाँ मूव हो जाए, तो एक तरह का एनिमेशन है कि हम एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं। बट अगर मैं टाइम ही नहीं दूंगा तो वो एनिमेशन मेरे को दिखेगा ही नहीं। एनिमेशन इज ऑल अबाउट द टाइम, कि जितना टाइम आप ज्यादा दोगे उतना स्पीड स्लो हो जाएगा एनिमेशन का, जितना आप टाइम कम दोगे उतना स्पीड फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जैसे ही मैं एनिमेटेड कंटेनर के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे होवर करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, ऐड रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट ड्यूरेशन। ठीक है, चलो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, नहीं तो ये एरर देता रहेगा। तो ड्यूरेशन में आ जाते हैं, और ड्यूरेशन के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, ड्यूरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, सेकंड लेने वाले हैं। तो सेकंड दे देते हैं यहाँ पे, सेकंड्स 2 सेकंड, मैं 2 सेकंड का एनिमेशन देने वाला हूँ। और ये मेरा कॉलम है, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया, इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं। ठीक है, अभी एरर रिजॉल्व है। अभी अपन को विड्थ और हाइट देनी है, चलो विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ दे देता हूँ 200, हाइट दे देता हूँ 100। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं। ये तो हमारा हो गया एनिमेटेड कंटेनर, और उसके नीचे आते हैं, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक एलिवेटेड बटन। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि इसके टैब पे तो मैं एनिमेशन परफॉर्म करना चाहूँगा, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे एनिमेट। देखो, मैं यहाँ पे बटन लेके एनिमेशन को एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ किस तरीके से एनिमेशन होगा, मतलब ये एनिमेट कैसे, एनिमेटेड कंटेनर कैसे वर्क करेगा। ठीक है, रन टाइम में आपको बटन्स लेने की जरूरत नहीं है एनिमेशन को करवाने के लिए। आप जैसे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा रहे हैं, या दूसरी स्क्रीन में जैसे ही लोड हुआ, तो उस लोड के वक्त ही आपको एनिमेशन लगाना होगा। तो आपको ऐसे कॉल टू एक्शंस मिल जाएंगे जहां पे आप अपना एक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, और वो एक्शन और कुछ नहीं है कि वो एनिमेशन एग्जीक्यूट करवाना है जो उस टाइम पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मेन मोटो हमारा एनिमेटेड कंटेनर है। बटन यहाँ पे उस एनिमेशन को लगाने के लिए काम में लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एलिवेटेड बटन ले लिया और एनिमेटेड कंटेनर ले लिया। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम लेफ्ट कॉर्नर में हमारा कंटेनर आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप रन हो चुकी है, और वो फ्लटर के अंदर थ्रू एनिमेशन नाम से हमने जो एप्लीकेशन बनाई वो रन हो चुकी है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ स्पेस है, ये कौन सा स्पेस है, कंटेनर का। अब आप कैसे कहोगे कंटेनर का ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कलर तो दिया ही नहीं, तो ऑब्वियसली दिखेगा नहीं, इनविजिबल होता है बाय डिफॉल्ट कंटेनर। तो हम इसको कलर दे देते हैं। तो कलर देने के लिए कलर डॉट ग्रे कर देते हैं। ठीक है, और क्या करता हूँ, मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ कॉलम को, रैप देता सेंटर, और कॉलम के अंदर आके हमको क्या देना पड़ेगा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। यहाँ पे हमारा बटन भी आ चुका है और हमारा कंटेनर भी आ चुका है। बट
इसके टैब पे करना था ना एनिमेट, बट एनिमेट तो नहीं हुआ। तो अभी हमने लॉजिक भी तो कहाँ लगाया, एनिमेशन का। अब आप कहोगे कि एनिमेटेड कंटेनर अपने आप एनिमेट होना चाहिए, होगा एनिमेट अपने आप, लेकिन आपको उसको डिफरेंट वैल्यूज देनी पड़ेगी। यानी कि अगर इसकी साइज चेंज होगी तो ये एनिमेट होगा। समझ पा रहे हो? ऑब्वियसली आपको एनिमेशन किसने चाहिए कि अगर जैसे ये मेरी साइज का फोन है, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको बड़ी साइज पे चला दिया। तो जैसे ही मैं इसको बड़े साइज पे चला रहा हूँ, तो ये जब इतनी साइज बड़ी हो रही है, तो एक तो कि एकदम से आपको वो चीज बड़ी दिख जाए, क्योंकि हम आगे ऐसा रिस्पॉन्सिव कोड लिखने वाले हैं जैसे कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर बड़ा बॉक्स दिखे, छोटी स्क्रीन पे छोटा बॉक्स दिखे। ठीक है, तो अब जैसे ही छोटी स्क्रीन से आप स्विच हुए बड़ी स्क्रीन में, अब आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है जैसे आप ब्राउजर ओपन कर रहे हो, ठीक है, ब्राउजर आप रन कर रहे हो, और ब्राउजर में आपने क्या किया कि जैसे आपका विंडो है, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो ना विंडो के अंदर, चाहे वो विंडोज के अंदर हो चाहे मैक के अंदर हो, आपको ब्राउजर का एक विंडो मिलता है, ठीक है, उस विंडो को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं उस फ्लटर एप्लीकेशन को छोटे विंडो पे देख रहा था, ठीक है, अब मैंने उसको ड्रैग करके कॉर्नर से उसको बड़ा कर दिया। जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ तो मेरी डिजाइन जो है वो बड़ी साइज की, जो डिजाइन मैंने प्लान कर रखी थी मेरे कोड के अंदर, वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगी। और वो डिजाइन जैसे ही मेरी साइज बड़ा हुआ, फ्लटर एप्लीकेशन के बॉक्स का साइज बड़ा हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो डिजाइन आ जाएगी। अब उस चेंज के अंदर मेरे को चाहिए कि वहां पे एक एनिमेशन प्ले हो, तो उस केस में भी अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, साइज चेंज हो रही है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था एनिमेशन के अंदर कि आप अपनी पोजीशन से चेंज होगे, चाहे वो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, चाहे अपनी साइज में चेंज आ रहा है, चाहे आपके विजिबिलिटी या इनविजिबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब जहां पे भी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन एनी डायरेक्शन इन एनी वे, तो उस केस में हम एनिमेशन को अप्लाई करेंगे, क्योंकि तभी तो एनिमेशन लगेगा ना। एनिमेशन का मतलब ही क्या होता है, यही चीज होती है। तो अभी तो हमने जो विड्थ और हाइट है उसको चेंज तो किया ही नहीं, जब हम चेंज करेंगे तो ये चीज अप्लाई होगी ना, कि अगर मैं इस कंटेनर की विड्थ और हाइट इस बटन के टैब पे चेंज कर दूं, जैसे अभी 200 और 100 है विड्थ और हाइट, मैं कर दूं 100 और 200, ऐसा वर्टिकल कंटेनर हो जाना चाहिए। तो ये चीज आपके नॉर्मल कंटेनर में भी तो होती है। एनिमेटेड कंटेनर में ऐसा क्या होगा, एनिमेटेड कंटेनर में ऐसा होगा कि जब वो चेंज हो रहा होगा साइज में, तो आपको एनिमेशन के साथ दिखेगा। एक नॉर्मल कंटेनर में क्या होगा, एकदम से वो ऐसी साइज में और एकदम से वर्टिकल साइज में हो जाएगा, तो जैसे ही चेंज हुआ साइज में, वो जिस साइज में आना चाहते हैं उस साइज में डायरेक्टली वो आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि ये चीज ना हो, हम जब भी वो चेंज आए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो एक एनिमेशन के साथ में आए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एनिमेटेड कंटेनर को यूज कर रहे हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अब हमको क्या चाहिए, इस एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए इस बटन के टैब पे इसकी विड्थ और हाइट को अगर मैं चेंज करूंगा तो ये एनिमेशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम बटन के क्लिक पे और इसकी विड्थ और हाइट को चेंज करते हैं। अब विड्थ और हाइट को चेंज करने के लिए मेरे को इनको वेरिएबल में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि मेरे को एक ग्लोबल वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ पास कर सकूं, एंड देन उसी वैल्यू को मैं चेंज करूंगा मेरे बटन टैब के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ वेर। अगर आपको प्राइवेट फील्ड क्रिएट करनी है अपने डार्ट के क्लास के अंदर, तो आप आगे क्या लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो हाइफन विड्थ अंडरस्कोर विड्थ इक्वल्स टू, मैं बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ जो है वो मैंने क्या कर रखी है 200 कर रखी है ना, ये डिफॉल्ट विड्थ है। और विड्थ की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा डबल में होती है, तो आप पॉइंट में वैल्यूज लिखना, फिर जब आप वहाँ अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एरर क्रिएट होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, और मेरे को क्या करना है, यहाँ पे हाइट ले लेना है। तो हाइट भी हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जहाँ पे मैं मैनुअली 200 और 100 कर रहा था वहाँ पे मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर विड्थ एंड अंडरस्कोर हाइट। ठीक है, तो अभी कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल एस कर लेते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम मैंने जो विड्थ और हाइट में स्टैटिकली दे रहा था, अब मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल में उन वैल्यूज को प्लेस कर दिया, उन वेरिएबल को यहाँ पे प्लेस कर दिया। जहाँ पे भी एनिमेटेड कंटेनर बिल्ड होगा तो ये विड्थ और हाइट वेरिएबल में जो भी वैल्यूज पड़ी होगी वो यहाँ पे उनको कॉल कर देंगे, उस हिसाब से आपका जो कंटेनर है वो बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को मेन चीज क्या करनी थी, मेन चीज ये थी कि इसके टैब पे मेरे को इसकी साइज चेंज करनी है, तो वो मेन चीज है। तो मैं विड्थ को कर देता हूँ 100। ठीक है, और हाइट को कर देते हैं अपन 200। ठीक है, तो पहले क्या थी, हाइट 100 थी, तो अब हाइट हो गई 200 और विड्थ थी 200, अब क्या हो चुकी है 100। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने थोड़ा स्वैप कर दिया, स्वैप करने से क्या होगा कि पूरा ऑल टुगेदर एक बॉक्स अभी आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है अगर आप यहाँ देखेंगे, और जैसे ही टैप होगा तो ये बॉक्स ऐसा आ जाना चाहिए वर्टिकली। ठीक है, अब वो आएगा किसके साथ, एनिमेशन के साथ में। ठीक है, चलो रन कर रहे हैं इसको, रन किया, यहाँ पे टैप कर रहे हैं, बट यहाँ कुछ नहीं हो रहा, वैल्यूज तो चेंज हो रही है यहाँ पे, बट
डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ना, आपने प्रीवियस क्लास में बताया तो था कि अगर आपको रन टाइम में रिफ्लेक्शंस लाने हैं, रन टाइम में अपडेट्स करना है अपने यूआई के कंपोनेंट्स को, तो उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? स्टेटफुल विजिट। और अगर आप स्टेटफुल विजिट को यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर एक सेट स्टेट फंक्शन होता है, तभी तो ये वैल्यूज अपडेट होगी और कंटेनर उस साइज के साथ में अपडेट होगा। ठीक है, आ जाते हैं, हम क्या करेंगे, इस स्टेटलेस विजिट को कन्वर्ट कर देंगे स्टेटफुल विजिट के अंदर। कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब सिंपल सा मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही मैं इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इम्पैक्ट आए, उस कंटेनर की हाइट और विड्थ सच में वापस से बिल्ड हो इस नई वैल्यूज के साथ में। तो मेरे को यहाँ पे सेट स्टेट को कॉल करना पड़ेगा। सेट स्टेट के अंदर एक एनोनिमस फंक्शन, ये इसका डिक्लेरेशन होता है, ये इसका कॉलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेट स्टेट लगा दिया। आप चाहो तो ये जो 2 लाइन है, ये यहाँ पे ना लिख के इसके अंदर भी लिख सकते हो, इसके पहले भी लिख सकते हो। सेट स्टेट जैसे ही फंक्शन में आता है, वो क्या करता है, इस बिल्ड को, ये जो बिल्ड फंक्शन है ना, इसको वापस रिबिल्ड करेगा। जब ये वापस रिबिल्ड होगा तो अब इसकी विड्थ और हाइट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अब ये क्या है, एक एनिमेटेड कंटेनर है, नॉर्मल कंटेनर तो रहा नहीं। नॉर्मल कंटेनर होता तो क्या होता, अभी बॉक्स हॉरिजॉन्टल है, अब क्या हो जाता, वर्टिकल हो जाता, डायरेक्टली अपडेट हो जाता। बट क्योंकि ये एनिमेटेड कंटेनर है, तो ये इससे इसमें आने के लिए एक एनिमेशन के साथ में आएगा। तो कैसे आएगा वही देखने वाला है। कंट्रोल एस करते हैं और जैसे ही मैं इस पर टैप करूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं वो एनिमेशन। वापस टैप करते हैं, तो अब क्यों नहीं हुआ एनिमेशन? अब इसलिए नहीं हुआ क्यों, जब जब भी आप टैप कर रहे हो तो यहाँ पे 100 और 200 आ रहे हैं। आपकी विड्थ अभी कितनी है, विड्थ 100 है और हाइट कितनी है, 200। तो अगर मैं जितनी बार भी टैप करूंगा तो हाइट और विड्थ तो सेम ही रह रही है ना, तो वो चीज आपको एनिमेशन वापस कैसे दिखेगा, वो सिर्फ एक बार ही दिखेगा। ठीक है, अगर आपको लगाना भी है, टॉगलिंग करवानी है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं ऐसी जरूरत पड़े कि आपको टॉगल करवाना हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू ले सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट इस बुलियन वैल्यू की फ्लैग ले लो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको हम ट्रू रखते हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, टॉगल करवाना चाहते हैं। टॉगल इन द सेंस क्या हुआ कि जब मैं पहली बार टैप करूं तो ये 200 विड्थ है और हाइट 100 है, ये स्विच होके क्या हो जाए, विड्थ 100 और हाइट 200। जैसे ही मैं वापस टैप करूं तो ये वापस पहले वाले पोजीशन पे आ जाए और इस तरीके से टॉगल चलता रहे। ठीक है, तो उस केस में आपको एक फ्लैग वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब एक बुलियन वैल्यू लेनी पड़ेगी और इनको टॉगल करवा सकते हो आप। तो बटन के टैप पे ही हमको ये सारा काम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इफ अगर ट्रू है तब तो ये होना चाहिए, एल्स विड्थ कितनी हो जानी चाहिए, 200 और हाइट हो जानी है 100। ठीक है, अब ये चीज तो हमने कर दी कि यहाँ पे ट्रू होगा तो विड्थ और हाइट ये होगी और फॉल्स होगा तो विड्थ और हाइट ये होगी। हमको तो टॉगल करवाना है, तो ये तो हर बार ट्रू ही रहेगा ना, आपने ऊपर वैल्यू ट्रू ही ले रखी है। हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्लैग, बट फ्लैग भी तो ट्रू ही है, फ्लैग की वैल्यू चेंज कहाँ कर रहे हो आप, फ्लैग तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रखा है आपने। तो इस तरह से देखा जाए तो जितनी बार भी टैप होगा ये इफ कंडीशन ही एग्जीक्यूट होगी, एल्स पे तो कभी आएगा ही नहीं। तो हम चाहते हैं टॉगलिंग करवाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार जब ये ट्रू होगा तो ये वैल्यूज अपडेट होगी, सेट स्टेट कॉल होगा और आपका जो एनिमेशन है वो अप्लाई हो जाएगा। अब जाते जाते मैंने क्या कर दिया, फ्लैग को वापस क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वापस आप एनिमेट बटन पे टैप करोगे तो अब तो फ्लैग क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। तो ये वाला कोड तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और अब वापस से आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वापस से साइज क्या हो गई है, चेंज हो गई है। और तीसरी बार भी चाहिए ना मेरे को, तो मेरे को वापस उस इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लैग को फिर से जाते जाते क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल टॉगलिंग। आप एक जगह से दूसरी जगह में टॉगल करवाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बुलियन वैल्यू को लेके टॉगल करवा सकते हो कि अगर ट्रू होगा तो ये काम होना चाहिए, फिर जाते जाते उसको फॉल्स कर दो, फिर नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और वहां पे जाते जाते आप क्या करो, ट्रू कर दो। तो इस तरीके से टॉगल होता रहेगा। ठीक है, तो ये चेंजेस अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, रन करते हैं इसको, तो टैप करते हैं, तो एक बार इसको मैं री रन कर, ठीक है, तो ये रन हो चुका है। अब इस पर टैप करते हैं तो ये हमारा पहला एनिमेशन। अब वापस टैप करूंगा तो क्या कॉल होगा, एल्स वाला पार्ट। तो विड्थ वापस क्या हो जानी है, 200 हो जानी है और हाइट क्या हो जानी है, 100 हो जानी है। तो यहाँ पे टैप करते हैं और आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है और ये अब एनिमेशन चल रहा है। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि देखो एनिमेटेड कंटेनर किस तरीके से वर्क करता है। अब आपको कोई कलर चेंज करना हो तो क्या हम वो भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आपको बस ध्यान ये रखना है कि इसको आप स्टैटिक नहीं दे पाओगे, फिर आपको उसको कलर में देना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर में देना इन द सेंस, जैसे हमने वैल्यूज को वेरिएबल में दिया है ना यहाँ पे,
विड्थ और हाइट को, वैसे ही हमको कलर को भी वेरिएबल में प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करने वाले, बटन के टैप पे कलर को चेंज कर देंगे और फिर वो रिबिल्ड होगा सेट सेट की वजह से, तो अब नए कलर के साथ रिबिल्ड होगा, और क्योंकि वो एनिमेटेड कंटेनर के अंदर आता है तो एक एनिमेशन के साथ में आपको वो इफेक्ट ला के देगा। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कलर, जी कलर इक्वल्स टू, ठीक है, और अब जहाँ हम कलर ले रहे थे वहाँ पे आएगा बीजी कलर और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और चेंजेस करने हैं अपन को यहाँ पे, तो पहली बार तो यही आएगा। पहली बार में क्या आना चाहिए, पहली बार में आना चाहिए बीजी कलर इक्वल्स टू कलर्स डॉट ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसमें वापस टॉगलिंग पे भी तो वापस कलर चेंज होना चाहिए, तो बीजी कलर, तो पूरा बाय डिफॉल्ट कलर है आपका, जो आपने डिफॉल्ट ले रखा है वो कौन सा है, कलर्स डॉट ब्लू ग्रे। ठीक है, और अब हम करते हैं इसको रन। जैसे ही मैं इस पर टैप करूंगा आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंस। अब ये साइज तो चेंज हो ही रही है, साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है और वो एनिमेशन दिख रहा है आपको। तो ये बहुत ही बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है एनिमेटेड कंटेनर का। इस तरीके से अगर आप भी अपने कंटेनर में कहीं पे भी एनिमेशन दिखाना चाहते हैं ऑन चेंज ऑफ कंटेनर्स एनी ऑफ इट्स एट्रीब्यूट, उस केस में आप कंटेनर की जगह एनिमेटेड कंटेनर को ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जो एजेस राउंड है इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के अंदर होता है हमारे पास में डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, ग्लोबली बना देता हूँ। ठीक है, तो डेकोरेशन में इसको क्या चाहिए रहता है, एक डेकोरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डेकोरेशन डेकोर इक्वल्स टू बॉक्स डेकोरेशन। ग्लोबल क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये भी चेंज लाना है मेरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में डिफरेंस ला रहा हूँ, तो बॉर्डर रेडियस ऑल बाय डिफॉल्ट में रखता हूँ इसको 2। ठीक है, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर डायरेक्टली कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पे 2 ही रखते हैं। ठीक है, ऑल के थ्रू करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे रेडियस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर पास करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करेंगे अपन, अभी के लिए पहले ये डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस को सर्कुलर करके 2 कर दिया है। आप चाहो तो ये अप्लाई करके ये वाला जो वेरिएबल है ना इसको भी अपडेट करवा सकते हो कि भाई अगर अगर आपको सिर्फ ये इस वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको इतना वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीपल होंगे जो कि अपन आगे करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैं एक अलग से डेकोरेशन की क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे और डेकोरेशन देता हूँ माई डेकोर। यहाँ पे हम आ जाएंगे माई डेकोर इक्वल्स टू, ठीक है, अब यहाँ कर देंगे अपन 21। वापस पुराने जैसा करने के लिए हमको क्या करना होगा 2। अब जब बॉस डेकोरेशन की बात हुई है तो हमारा जो कलर है वो भी किसमें आएगा, स्टार्टिंग में जब अपन ने हाउ टू डेकोरेट योर कंटेनर देखा था तो मैंने आपको बताया था कैसे आप डेकोरेशन की हेल्प से अपने कंटेनर को और ज्यादा डेकोरेट कर सकते हो, मतलब और ज्यादा डेकोरेशन जो है उस कंटेनर के ऊपर वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जब आप कंटेनर के अंदर डेकोरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हो, मतलब डेकोरेशन पैरामीटर जो है वो अगर आप यूज करते हो तो फिर कलर कहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, कलर इसी के अंदर आएगा। तो कलर लाने के लिए हम क्या करते हैं यहीं पे, अब इसके केस में अपन बेटर है कि अपन यहाँ पे बीजी कलर की जगह डायरेक्ट ही ये कलर दे, तो ये पूरा ही चेंज होगा हमारा। तो यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, वैसे भी कलर आएगा नहीं काम में। और यहाँ आने वाला है कलर, तो वो तो हम वैसे भी कहाँ देने वाले हैं, इस डेकोरेशन के अंदर ही देने वाले हैं। इसको कट करते हैं और यहाँ पे कलर कलर डॉट ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलर कलर डॉट ऑरेंज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ रन हो चुका है। अब हम क्या देखने वाले हैं, देख सकते हो आप एजेस जो है ना पॉइंटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको सर्कुलर कर रखा है विद द वैल्यू ऑफ 2। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे इस पर टैप करूंगा तो अब जो एजेस राउंड होगी ना 21 का होगा। मैंने ज्यादा डिफरेंस इसलिए दिया है ताकि वो जो इम्पैक्ट है वो आपको एनिमेशन में दिखे। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिफरेंस ज्यादा दिया है कि सर्कुलर को 2 रखा है और जब आप अपडेट कर रहे हो तो 21 रखा है। जैसे मैं इस पर टैप करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एजेस राउंड हो गई है 21। ठीक है, और ज़्यादा अपडेट करनी तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 50 कर देता हूँ। ठीक है, कलर देखो हमने यहाँ पे चेंज ही नहीं किया, कलर वापस ऑरेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, जबकि ब्लू ग्रे करना था।
ठीक है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वापस जब मैं उस पर टैप कर रहा हूँ तो वो ऑरेंज ही आ रहा है। तो गलती कहाँ करी है अपन ने कि जब हम वापस टैप कर रहे हैं, यहाँ पे टॉगल करवा रहे हैं ना, तो वापस ये वाला जो पार्ट है वो वैसा है जो स्टार्टिंग में दिख रहा है। ये वाला जो पार्ट है वो है कि जब एनिमेशन एग्जीक्यूट होगा तो वो किस बेसिस पे होगा कि भाई इस जगह तक पहुंचना है, मतलब ये वैल्यूज को अचीव करना है उस कंटेनर के अंदर, तो उसको जाते हुए ये एनिमेशन दिखेगा। ठीक है, मतलब उस जगह तक पहुंचने के लिए वो एनिमेशन दिखेगा, मतलब ये उसका एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंटेनर के ऊपर है। फिर क्या होता है कि जब आप वापस टैप करते हो, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है और ये एंडिंग पॉइंट बन जाता है। तो इस तरीके से वो एनिमेशन आपको दिखता है। तो यहाँ पे वापस रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी एट्रिब्यूट्स हमको हमारे कंटेनर के अंदर मिलते हैं, उन वैल्यूज़ में जैसे ही चेंज आएगा, तो एनिमेटेड कंटेनर उसपे क्या करेगा? एनिमेशन प्रोवाइड करेगा। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है कि जब भी आप कोई एनिमेशन रिलेटेड काम कर रहे हो, तो एनिमेशन का जो स्पीड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक लीनियर स्पीड होता है। लीनियर मतलब थ्रू आउट सेम स्पीड रहेगा। अगर आप चाहो तो इस स्पीड में वेरिएशन ला सकते हो कि भई जब एनिमेशन स्टार्ट हो तो स्लो स्टार्ट हो लेकिन एंड करे फास्ट। ठीक है? या आपको बाउंस इफ़ेक्ट देना है कि जैसे ही वो एनिमेशन एंड हो तो एक बाउंसी इफ़ेक्ट आए उसके अंदर। या स्लो स्टार्ट फास्ट आउट, या फिर फास्ट स्टार्ट और स्लो आउट, या फिर आप स्टार्टिंग में फास्ट, बीच में एकदम मीडियम, बीच में एकदम स्लो एंड देन वापस एंडिंग जो है वो एकदम फास्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रहा हूँ? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका एनिमेशन एग्ज़िस्ट करता है, उसकी एक स्पीड होती है, वो यूनिफ़ॉर्म स्पीड होती है, क्योंकि अभी आपने बताया कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? उसके टाइम के ऊपर। अगर टाइम कम है, तो स्पीड ज़्यादा होगी और अगर टाइम ज़्यादा है, तो स्पीड कम होगी। बट इसमें भी आप डिफ़रेंस ला सकते हो बाय गिविंग कर्व्स। ठीक है? तो कर्व्स करके एक और आपको एट्रिब्यूट या कह सकते हैं एक पैरामीटर आपको एनिमेटेड कंटेनर में मिल जाएगा, और ये कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप एनिमेशन अप्लाई कर रहे हो किसी भी तरीके से, ये तो हमारा एक तरीका है, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। इतने सारे तरीके से आप एनिमेशन को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, उन सारे तरीकों में आपको कर्व्स मिलेंगे और आप उनके बेसिस पे तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, वो वेरी कर सकती है, उसको आप वेरी करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ कर्व्स। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? एनिमेटेड कंटेनर के अंदर। तो यहाँ आ जाना है और यहाँ पे यू नीड टू सर्च फॉर कर्व्स। ठीक है? तो कर्व मिल गया और अब यहाँ जो एट्रीब्यूट मिलेगा या यहाँ जो आपको पैरामीटर मिलेगा वो कर्व नाम से मिलेगा। आपको इसके अंदर एक कर्व्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो कर्व्स क्लास को यूज़ करेंगे अपन कर्व्स, और डॉट करने से क्या होगा, इसके जितने भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, मतलब इसको अगर हम एंड्रॉइड की भाषा में देखें तो उसको कहते हैं इंटरपोलेशन, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनिमेशन, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट जिस पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है एनिमेशन के अंदर, उस स्पीड में चेंज लाना है आपको, कर्व देना है। नॉर्मल कर्व क्या होता है? यूनिफॉर्म कर्व, जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू सेम होती है, मतलब वो यूनिफॉर्मली एक स्पीड को मेंटेन करेगा। आप चाहो तो इस कर्व को ऐसे कर सकते हो, मतलब स्पीड फास्ट, फिर स्लो, फिर एकदम फास्ट। तो इस तरीके के जो कर्व्स बनते हैं, उन कर्व्स को ही यहाँ पे नाम दिया गया है, और इनका एक्चुअल में देखोगे तो इनके भी रेट ऑफ चेंज ऑफ की कर्व बन रही है। ठीक है, इसलिए इनका नाम कर्व पड़ा है, तभी हम इनको यूज कर रहे हैं, जैसे फास्ट आउट स्लो इन। ठीक है, तो फास्ट आउट स्लो इन का मतलब क्या हुआ? स्पीड फास्ट होगी, फिर स्लो होगी, फिर इस तरीके से चलेगा, और ये हाफ में डिवाइडेड होगा कि भाई फास्ट आउट है, मतलब कि एनिमेशन जो खत्म होगा वो फास्ट खत्म होगा। इन का मतलब होता है एनिमेशन स्टार्ट, आउट का मतलब होता है एनिमेशन खत्म। तो जब एनिमेशन स्टार्ट होगा तो वो स्लो इन का मतलब क्या होगा? स्लो स्टार्ट होगा, और खत्म कैसे होगा? फास्ट खत्म होगा। तो करके देखते हैं अपन, फास्ट आउट स्लो इन। देख पा रहे हो आप कि जैसे ही एनिमेशन एंड हो रहा है तो वो स्लो हो जाता है, जब स्टार्ट हो रहा है तो एकदम फास्ट हो रहा है, और फिर एकदम से स्लो हो गया। ठीक है, और अगर आपको चाहिए स्लो इन मिडल, तो अब फास्ट होगा, फिर बीच में एकदम एकदम से स्लो हो जाएगा, और फिर एकदम से फास्ट हो जाएगा। जैसे आपने जो डांस को जानते हैं, जो डांस करते हैं, उनके अंदर एक स्लो मोशन डांस होता है, जिसमें एक इंसान नॉर्मल स्पीड पे चल रहा होता है और एकदम से स्पीड धीरे हो जाती है, देन फिर वापस अपनी स्पीड को पकड़ता है, तो वो जो इम्पैक्ट दिखता है आपको, चलते चलते एकदम फास्ट स्पीड चल रहे हो, एकदम से स्लो हो गया, फिर एकदम से फास्ट आया। ऐसे आप कई सारी रील्स, या फिर आप आजकल जितनी भी मार्केट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी शॉर्ट्स रील्स क्रिएट हो रही है, उसमें भी आप देखोगे कि कोई एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहा होता है गाना और एकदम से स्लो हो जाता है, या वीडियो एकदम से मतलब नॉर्मल पेस पे चल रहा होता है और एकदम से उसका जो पेस है उस वीडियो का वो एकदम स्लो मोशन जैसा हो जाता है, फिर वो वापस अपनी स्पीड को पकड़ लेता है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो वीडियोस एडिट करते हैं, तो जब आप वीडियो को एडिट करते हो ना, तो उसमें भी आपको स्पीड का ग्राफ मिलता है। तो ये वही ग्राफ की बात हो रही है कि आप अपने स्पीड को किस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितना ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहे हो, उसके बेसिस पे ग्राफ क्रिएट होता है। ठीक है, अब इसमें आप बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते, कुछ प्री डिफाइंड कर्व्स हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज़ में आते हैं, जो एक अलग ही टेक्सचर देते हैं आपके एनिमेशन को, तो वो ये बने बनाए आपके पास में मिल जाएँगे कर्व्स, उनको आप यूज़ कर सकते हो।
तो स्लो इन मिडल, तो आप देख सकते हैं स्लो एकदम से फास्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, बीच में स्लो फास्ट। अब आप कहोगे फास्ट स्टार्ट कैसे होगा, फास्ट स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू बिटवीन का जो स्पीड है, बिटवीन का स्पीड स्लो है तो उसके रेस्पेक्ट में वो फास्ट है, बाकी वो नॉर्मल स्पीड है, कोई फास्ट नहीं है। स्लो हुआ देन नॉर्मल स्पीड, यहाँ पे आपकी नॉर्मल स्पीड, स्लो हुआ देन वापस नॉर्मल स्पीड, ठीक है। और ऐसा अगर आपको बाउंसी इफेक्ट देना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी बाउंस के भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। बाउंस इन मतलब स्टार्टिंग में जब एनिमेशन स्टार्ट हो रहा होगा तब बाउंस इफेक्ट मिलेगा, देन आपको बाउंस इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको देखो बाउंस इफेक्ट दिख रहा है, और अगर मैं इनकी जगह आउट कर देता हूँ, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, आप एक एक करके सबको अप्लाई करके देख सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप लगा सकते हो। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको लगाना भी है, अगर आप नहीं लगाओगे तो लीनियर कर्व तो रहेगा ही रहेगा, मतलब थ्रू आउट द स्पीड या रेट ऑफ चेंज की जो स्पीड है वो सेम रहेगी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनिमेशन वो थ्रू आउट सेम रहेगी, ठीक है। तो बाउंस आउट में क्या होगा, अभी एनिमेट नहीं होगा, जाते हुए बाउंस हुआ, ठीक है, फिर यहाँ हुआ, यहाँ बाउंस हुआ, ठीक है। और अगर आपने एक और ऑप्शन मिलता है बाउंस के अंदर, बाउंस इन आउट, तो दोनों जगह आपको मिलेगा बाउंस, मतलब इन होता हुआ भी, मतलब जब एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है तब भी बाउंस इफेक्ट मिलेगा, और जब एनिमेशन एंड हो रहा है तब भी आपको एनिमेशन के अंदर बाउंस इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनिमेशन और ये फिर एनिमेशन, स्टार्टिंग में बाउंसी एनिमेशन, फिर एंडिंग के वक्त फिर से बाउंसी एनिमेशन। तो ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे कर्व्स मिल जाएंगे, इनको आप लगा सकते हो, इनको आप यूज कर सकते हो और देख सकते हो कि कहाँ आपको सुटेबल लगेगा या क्या ये आपके एनिमेशन के टेक्सचर में ऐड करता है, ठीक है, जिससे कि आप एक ऑल टुगेदर एक नए लेवल का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एनिमेटेड कंटेनर क्या होता है और उसको कहाँ यूज करना है। ऐसे इस सीरीज के अंदर हम कई सारे एनिमेशन को देखने वाले हैं, जिससे कि आपके फ्लटर के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमको कब कौन सा एनिमेशन की रिक्वायरमेंट है और उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, सो दैट ये चीज मैं अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर आराम से अचीव कर सकूं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।